नई जनरेशन की हालत बहुत ख़राब है। वो पेरेंट्स से बात करते हैं और बात करते-करते गुस्सा आना, खाना खाते हुए मोबाइल चाहिए, नहीं चाहिए तो खाना ही नहीं खाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ोन ज़रूरी था, वो दुश्मन भी बन चुका है। देखिए, हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ी है। और अगर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर शरीर में ब्लड सप्लाई ठीक है, सिर से पैर तक तो कोई बीमारी ही नहीं है। देखिए, मेरे पास अभी सबसे एजेड पेशेंट 99 के करीब के हैं और जो 99। यस, और सबसे छोटा पेशेंट मेरे पास 2 महीने, 3 महीने के भी चलते हैं। नाड़ी शास्त्र से हमें एमआरआई, एक्स-रे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम छू के बता सकते हैं कि एमआरआई के अंदर क्या है, इंसान को क्या बीमारी है। एक एग्जाम्पल, कैंसर आने वाला है तो भी आप पहले जज कर सकते हैं, पहले बता सकते हैं। जैसे मेरे ब्रह्मा कुमारी की पेशेंट आई थी अहमदाबाद की। वो पेशेंट को ये सांप ने काटा था मेजर। तो उसके बाद वो बेड रिटर्न थी और सांप मर गए। बहुत बड़ा केस था कि सांप ने उन्हें काटा और सांप मर गया। तो वो जब आई तो वो एक तरीके से वो एक पैर ज़मीन पे नहीं रख सकती थी और जब वो गई तो वो डांस करते हुए गई। उसकी वीडियो मैंने इंस्टा पे भी डाली है। तो दैट वाज़ अ ऑसम मोमेंट। मतलब वो इतना खुश हो गए थे कि वो नाच रही थी और उन्हें होश नहीं थी कि वो नाच रही हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर जैसे गोविंदा जी है, उनको जो पैर में गोली लग गई थी, तो उनका भी आपने एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपने क्या ट्रीटमेंट किया था और क्या मैजिकल? देखिए, उस समय उन्हें बहुत पेन था। एक इंसान जिस समय जिसको चोट लगी है वो दर्द में होता है और हर पेशेंट जिसे दर्द है वो एक आम इंसान होता है, वो कोई एक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। पूरा कोऑपरेट करना, ऊपर से एक हर चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं वो। जैसे एक बेटा वर्डिंग बहुत यूज़ करते हैं वो, और उनकी ब्लेसिंग्स जब मिलती है ट्रीटमेंट के बाद तो ऐसा लगता है बड़ा भाई सामने खड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंदा। आज यहाँ पे आदरणीय संविधान वाला जी आई और उन्होंने जो थेरेपी की उस वजह से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सुरभि जी। मैक्सिमम पेशेंट जब ठीक होके जाते हैं तो आँखों के आँसू ज़रूर निकलते हैं या दुआएँ बहुत देते हैं। तो वो ऐसा समय है जब आप मुँह से बोल भी नहीं सकते। सुरभि जी, आपका मनोरंजन कट्टा में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बताइएगा और किस तरीके का ट्रीटमेंट आप करते हो, मुझे पता है, ऑडियंस के लिए बताइए। जी, मेरे बारे में मेरी ये 5th जनरेशन है जो नाड़ी पे काम कर रही है किसी भी दर्द के इलाज के लिए। और बचपन से ही मैंने जो देखा वो ही चाहा करना। तो छोटे से जब मैं थी तो पिताजी को ट्रीटमेंट करते देखती थी तो मैं कहती थी मैं भी यही करूँगी। सो आफ्टर 12th फिजियो फील्ड में आई, फिर नेचुरोपैथी किया, अलग अलग आयुर्वेदा किया, इंडियन, चाइनीज़, थाई, पूरे वर्ल्ड का ज्ञान एक ही क्लिनिक में लेके आई और अपनी थेरेपी पुराने शास्त्र मॉडर्न साइंस को मिक्स करके एक थेरेपी लॉन्च किया। यही मेरे बारे में है। और नाड़ी शास्त्र तो काफ़ी प्राचीन है और अब के डेट में तो शायद बहुत कम लोग हैं, मुझे लगता है, जो उसको यूज़ करते हैं। हम्म। तो मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए, नाड़ी शास्त्र का। देखिए, हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ी है। और अगर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर शरीर में ब्लड सप्लाई ठीक है, सिर से पैर तक तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो नाड़ी शास्त्र से हमें एमआरआई, एक्स-रे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम छू के बता सकते हैं कि एमआरआई के अंदर क्या है, इंसान को क्या बीमारी है। एक एग्जाम्पल, कैंसर आने वाला है तो भी आप पहले जज कर सकते हैं, पहले बता सकते हैं। एक मेरा केस हुआ था थोड़े समय पहले। मैंने वो पेशेंट को टच करके मेरे एक्सपीरियंस से बताया था कि इन्हें लंग्स का इश्यू है। तो पेशेंट ने कहा हम लोग अर्थराइटिस के लिए आ रखे, लंग्स का कुछ नहीं है। वो आशुधानी करके पेशेंट है और उनके उसके बाद बहुत पेशेंट्स मेरे पास आए। तो थोड़े समय के बाद, अभी वो अंकल नहीं रहे, तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ तो उनके पैरों का तो ट्रीटमेंट हुआ, बाद में उन्हें लंग्स में मेजर इन्फेक्शन आया विदिन 4-5 डेज़। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं है और गॉल ब्लैडर की सर्जरी की, लेकिन लंग्स का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर किए। तो तब से वो फैमिली मेरी बहुत फ़ैन है, लेकिन दुःख की बात ये है कि हम उस समय के डायग्नोज को ना समझ के उन्हें खो दिया हम लोगों ने। तो नाड़ी शास्त्र वो ज्ञान है जिसमें किसके साथ क्या होना है वो आपकी बॉडी पहले सिम्टम्स देती है और हम उसे पहचान सकते हैं। सिम्टम्स से ही बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बॉडी सिम्टम्स देते हैं लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये कुछ नॉर्मल होगा। और नाड़ी शास्त्र की बात करें तो पहले भी यही होता था कि जैसे आयुर्वेदिक सेंटर्स होते थे,
जहाँ पे नाड़ी शास्त्र बैठते थे और नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि ये है, लेकिन आज के जनरेशन या आज के टाइम में अगर उस तरीके का कोई ट्रीटमेंट करता है तो बाकी के लोग क्या ज़्यादा बिलीव नहीं करते, नहीं यार ये थोड़ी पॉसिबल है, इसके लिए तो हमको एक्सरे करना ज़रूरी होगा या एमआरआई करना ज़रूरी होगा। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिसके लिए मैं लोग मुझे मानते भी हैं और जानते भी हैं। मैं एमआरआई उनके पास होता है, मैं कहती हूँ एमआरआई मुझे मत दिखाइए, अंदर क्या है मैं आपको वैसे ही बता दूंगी। मैं यहाँ की नाड़ी नहीं, मैं शरीर के किसी भी पार्ट को छू के वहाँ की नाड़ी बताती हूँ। तो इसीलिए मेरे पेशेंट्स का ट्रस्ट मेरे ऊपर बहुत है कि विदाउट एक्सरे, और बहुत लोग कमेंट्स में बोलते भी है कि विदाउट एक्सरे हमें पता चल गया हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट्स वो भी आते हैं जिन्हें एमआरआई कराने का मन नहीं और वो बोलते हैं मैडम आप ही बता दो इसके अंदर क्या है। तो नाड़ी शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र था जो आज का नहीं है, जो जिसका वर्णन शिव पुराण में भी है, अथर्ववेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, सारे वेदों में इसका वर्णन है। सो हमारे जो वेद है उसमें नॉलेज थी, इसलिए वो वेद बने, वो शास्त्र बने, वो आयुर्वेदा बना। और अगर हम उस चीज़ का प्रॉपर ज्ञान आज भी लाते हैं तो मॉडर्न साइंस और पुरानी साइंस, दो साइंस मिलके बहुत लोगों का बहुत भला कर सकती है। आपने काफ़ी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में जाके थेरेपी सीखा है, सभी थेरेपीज को आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो उन थेरेपीज को जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि जो हमारी इंडियन थेरेपी कहीं ना कहीं उसी तरीके से है या सबके अलग अलग है? मैं वातपो में गई थी आज से 10 साल पहले, थाईलैंड। जब भी मैंने वहाँ पर एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा भी लगा या बुरा भी लगा, वहाँ पर ओम नमो शिवा गो शिवा सराहा, मतलब हमारे शिव की आराधना करके उन्होंने कहा ये ज्ञान इंडिया का था जो आज हम थाईलैंड में सिखा रहे हैं। और थाई मसाज बहुत फेमस है लेकिन वो ज्ञान इंडिया का था कहीं ना कहीं। तो वो ज्ञान हमारी कंट्री से जाके और कंट्रीज़ उसमें पैसा भी अर्न कर रहे हैं और लोगों का भी भला कर रहे हैं। तो वो ज्ञान अगर हम मिक्स कर दें आज भी, चाइना की मैंने बहुत थेरेपी देखी, जैसे एक्यूपंक्चर देखा, मॉक्सी देखा, वो भी कहीं ना कहीं हमारा पुराना ज्ञान था, या टॉक्सिन देखा। तो अगर हम सारा ज्ञान जो हम भूल गए वापस अपनी कंट्री में ले आए तो लाखों लोगों की सर्जरी हम टाल सकते हैं। जब आप थेरेपी ये सारी चीज़ों को स्टार्ट किया तब सबसे फर्स्ट केस आपके पास में कौन सा आया था जिसे आपने क्योर किया, जो यादगार है आपके लिए? देखिए, मेरा खुद एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं बेड रिटन थी। तो उस समय मैं आर्य समाज में, उसके बाद मैंने वापस काम शुरू किया आर्य समाज के साथ। ब्लड बहुत कम था, मैं चलते चलते गिर जाती थी। तो एक संजीव शर्मा जी का केस मेरे पास आया आर्य समाज में। उन्हें 3rd टाइम पैरालिटिक हुआ, वो व्हीलचेयर पे थे। तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया मैंने उन्हें हील किया या उन्होंने मुझे हील किया। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया मेरा बुखार उतर गया। तो ये मेरा अपना मतलब एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो अपना भला भगवान करता है। मैंने बहुत लोगों का के लिए कार्य किया, लाइक एप्रिसिएशन मुझे राजनाथ सिंह जी ने भी दिया, अपने परिवार का ट्रीटमेंट का मौका दिया। बहुत मिनिस्टर्स, बॉलीवुड, IAS, PCS, ऑल आर माई पेशेंट। लेकिन जो एक आम इंसान का दर्द ख़त्म करने का मतलब सुख मिलता है वो कहीं नहीं है। एक पेशेंट मेरी बहुत अभी डिप्रेशन में थी, वो मुझे गले लगा के रोई और वो ठीक हो गई। तो वो, उन्हें दर्द नहीं था, वो इमोशनली शी वांट समवन जिसे वो रो सके, क्योंकि फैमिली को अपनी बात शेयर नहीं कर सकती। तो वो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा ना कि एक पेशेंट, जब हम मेहनत करते हैं किसी पेशेंट के पीछे और जो पेशेंट क्योर हो जाता है और क्योर पूरी तरह क्योर होने के बाद जब आके मिलता है, बहुत सारी बार तो ऐसे भी होते हैं कि इमोशनल होते हैं, लोग आके पैर छू लेते हैं, तो उस वक्त का मतलब कैसे, उस टाइम का मोमेंट कैसा होता है, क्या फील होता है? मैक्सिमम पेशेंट जब ठीक होके जाते हैं तो आंखों के आंसू ज़रूर निकलते हैं या दुआएं बहुत देते हैं। तो वो ऐसा समय है जब आप मुंह से बोल भी नहीं सकते। जैसे मेरे ब्रह्मा कुमारी की पेशेंट आई थी अहमदाबाद की। वो पेशेंट को ये सांप ने काटा था मेजर। तो उसके बाद वो बेड रिटन थी और सांप मर गए। बहुत बड़ा केस था कि सांप ने उन्हें काटा और सांप मर गया। तो वो जब आई तो वो एक तरीके से वो एक पैर ज़मीन पे नहीं रख सकती थी, और जब वो गई तो वो डांस करते हुए गई। उसकी वीडियो मैंने इंस्टा पे भी डाली है। तो दैट वाज अ ऑसम मूवमेंट। मतलब वो इतना खुश हो गए थे कि वो नाच रही थी और उन्हें होश नहीं थी कि वो नाच रही हैं। सो दैट वाज अ ऑसम एक्सपीरियंस। मतलब वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो फीलिंग होती है वो। आज के दौर में आपके पास में सबसे ज़्यादा किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं और आपको क्यों लगता है कि इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, क्या खामियां होती है? देखिए, मेरे पास अर्थराइटिस जिनके दोनों घुटने डैमेज हो गए, खूबे का जिन्हें सर्जरी बोल दिया, ऐसे पेशेंट, स्पाइनल सर्जरी के बाद खराब हुए हुए पेशेंट, या स्पाइन की सर्जरी बोले हुए पेशेंट, गर्दन की सर्जरी, फ्रोजन शोल्डर की सर्जरी, ऐसे केसेस मैक्सिमम है। मैं दिन में ऐसे 150 केसेस देखती हूँ। सो दिस इज़ द पेशेंट आई एम सीइंग।
और जिस तरीके से आप पेशेंट देखते हो तो आपका पेशेंट देखने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपको बिल्कुल अलग। मैजिकल हैंड्स या समथिंग इस तरीके से लोग कहते हैं, तो कैसे हो मैजिकल हैंड्स कैसे नाम पड़ा? क्योंकि मैं एमआरआई नहीं देखती हूँ, मैं विदाउट एमआरआई देखे बोल देती हूँ, या पेशेंट्स को जब मैं छूती हूँ तो उन्हें एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम क्योर हो जाएंगे। माइट भी वो हो सकता है इमोशनल फैक्टर या क्या होता है, वो तो मैं जज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब ये मैजिकल हैंड का टाइटल मुझे मिला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे ये टाइटल दिया था, उसके बाद सकार ने दिया, तो उसके बाद एक अलग फीलिंग थी, और वो फीलिंग अगेन आई कैन से आई कांट एक्सप्रेस। तो मैजिकल हैंड्स की बात करते हैं, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर जैसे गोविंदा जी है, उनको जो पैर में गोली लग गई थी, तो उनका भी आपने एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपने क्या ट्रीटमेंट किया था और क्या मैजिकल? देखिए, उस समय उन्हें बहुत पेन था। एक इंसान जिस समय जिसको चोट लगी है वो दर्द में होता है, और हर पेशेंट जिसे दर्द है वो एक आम इंसान होता है, वो कोई एक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। पूरा कोऑपरेट करना, ऊपर से एक हर चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं वो। जैसे एक बेटा वर्डिंग बहुत यूज़ करते हैं वो, और उनकी ब्लेसिंग्स जब मिलती है ट्रीटमेंट के बाद तो ऐसा लगता है बड़ा भाई सामने खड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंदा। आज यहाँ पे आदरणीय संविधान वाला जी आई और उन्होंने जो थेरेपी की उस वजह से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सुरभि जी। और पॉलिटिशियन की बात करें तो आपने प्रतिभा पाटिल को भी आपने क्योर किया था पूरी, उनको क्या प्रॉब्लम होती है? एक एजिंग है, एजिंग एक फैक्टर है, अर्थराइटिस है, तो वो सारी चीज़ों में मैंने उस समय उनका ट्रीटमेंट किया। लेकिन मेरे लिए वो पेशेंट तो है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी गुरु हैं, जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दी कि कैसे मुझे अपनी चीज़ को आगे बढ़ाना है, अपनी विद्या को आगे बढ़ाना है। उन्हीं की गाइडलाइन के बाद मैंने ये सब शुरू किया था कि अपनी नॉलेज को लोगों के सामने लेके आना, अलग अलग कैंप्स करना। तो ये जो कैंप्स वगैरह की चीज़ें मैंने शुरू की, वो उन्हीं की गाइडलाइन, उन्हीं के आशीर्वाद पे शुरू की है। कोई ऐसा डिफिकल्ट केस आपके हाथ में आया होगा जिससे आपने पूरी तरह क्योर किया, और आने के बाद आपको लगा भी होगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन हो गया? देखिए, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जो एम्बुलेंस से आते हैं और चलते हुए जाते हैं। ऐसा एक केस नहीं, अगर डेली मेरे क्लिनिक में कोई आए तो 10 एम्बुलेंस आती है, और ईश्वर की कृपा से 15 दिन बाद चल के जाते हैं। सो मैनी केसेस आर देयर। और अभी एक केस मेरे पास आया था, ज्योति करके। शी वॉज सिवियर एंजाइटी पेशेंट, जो एक पैर खड़ा मतलब रखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके दिमाग में वो डर बैठ गया था। तो उन्हें एक एक स्टेप चलना सिखाना, फिर उस स्टेप में हमने क्या किया, मेरे 20-25 पेशेंट बैठे थे, हम सब ने कहा राम राम नाम जपेंगे, और मतलब दिमाग को डाइवर्ट करके वी स्टार्ट लाइक शी स्टार्ट वॉकिंग। तो इस टाइप के बहुत केसेस आते हैं जो होते चले जाते हैं। एक मूवी हमने देखा था कि जिसमें संजय दत्त की एक स्टाइल थी कि हाँ, हाँ। ट्रीटमेंट करते समय एक जादू की झप्पी बिल्कुल देते थे सबको, और आपका भी कुछ स्टाइल एक जादू की झप्पी वाला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जीवन है, ऐसे बनाना अपने चैनल का है, इस जीवन नहीं चलेगा, यही है, आदि गोल घूमना है, यही है रंग रूप। वाह 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 वाह। अब हम ट्रीटमेंट के लिए रेडी हैं, और हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इमोशनल फैक्टर। जो इंसान दर्द में होता है, दे नीड कि कोई उसको समझे। बेसिकली मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं मैडम आप बहुत समय देते हैं, आप हमें समझते हैं, डॉक्टर्स बात नहीं करते हैं। हर पेशेंट का मतलब 100 में से 90 पेशेंट की यही शिकायत होती है। तो जब आप किसी बुजुर्ग इंसान के साथ बैठे हैं और आप उनका पैर छू ले, बड़े का आशीर्वाद कभी भी कुछ फल ही देगा। या आप उन्हें, जब वो रो रहे आप उन्हें गले लगा ले कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। हर बंदे का क्या, एक हर बंदे का, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं चलती रहूँगी ना, या चलता रहूँगा ना, ये हर पेशेंट का कहना होता है। और जब अर्थराइटिस है, एक पैर नीचे नहीं रख पा रहे हैं, खूबे की अर्थराइटिस है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है कि आप चिंता मत करें, मैं हूँ ना। तो कोई मेरे को पेशेंट कहता है 2 दिन बाद मैम मैं क्यों नहीं हुई, मैंने कहा टाइम लगेगा, 15 दिन तो 15 दिन लगेंगे, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तो ये जब वर्ल्डिंग होती है तो दे फील वेरी सेटिस्फाइड। उन्हें ऐसा लगता है नहीं हमारा बच्चा है, या कोई छोटा तो उन्हें लगता है हमारा बड़ा है। इस टाइप की फीलिंग से दे रिकवर 50%। और कहीं ना कहीं 50% काम आसान भी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो जैसे कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप होगा तो पेशेंट जल्दी रिकवर भी करेगा जी। और उसके अलावा आज के डेट में जो जनरेशन है, या ज़्यादा करके किस तरीके के पेशेंट है, तो क्या लगता है कि क्या चीज़ जवाबदार है? जैसे लाइफस्टाइल है, ज़्यादा करके देखा जाएगा तो कंप्यूटर के सामने, आज मोबाइल का युग चल रहा है, हाथ में लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने मैक्सिमम टाइम बैठते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत कम करते हैं, कम या ज़्यादा एक्सेस भी करते हैं। तो
क्या कहना चाहिए उन लोगों के बारे में? देखिए, मेरे सबसे ज़्यादा जो वर्ग, अभी बच्चे बहुत पेशेंट आ रहे हैं मेरे, 8, 10, 15 साल। नई जनरेशन की हालत बहुत ख़राब है। वो पेरेंट्स से बात करते हैं और बात करते-करते गुस्सा आना, खाना खाते हुए मोबाइल चाहिए, नहीं चाहिए तो खाना ही नहीं खाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ोन ज़रूरी था, वो दुश्मन भी बन चुका है। अभी एक प्रोफ़ेशनल बंदा, उसकी मजबूरी है, लेकिन उसे अपना लाइफ़स्टाइल तो सुधारना ही पड़ेगा। तो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ इज़ हाउ वी हैव टू मेंटेन आवर पोस्चर। हम 10 घंटे फ़ोन में हैं, बट स्क्रीन टाइम से हमें कुछ सेकंड कैसे अपने माइंड को रिलैक्स करना है, कैसे हमें ब्रीदिंग करनी है, कैसे हमें उस समय एक्सरसाइज करना है। अगर हम लोग ये सीख गए तो हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल और हम ही जवाबदार है जो जी। हमें बीमारियां। हैं। बीमारी हमें मालूम है, ये चीज़ हमें बीमार करेगी, तो हम सोचते कल करेंगे, कल तो आज तक मैंने नहीं देखा आते हुए। तो जो है वो आज है। आज वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवर बॉडी। अभी बहुत लोग मेरे पास आते हैं, डेडलिफ्ट किया, पहले प्रिपेयर योर बॉडी फॉर डेडलिफ्ट, है ना। एक्सरसाइज, मैडम हमने खाली 1 घंटा ही तो खेला था, टेयर कैसे हो गया? आपने एक ही दिन में 1 घंटा कैसे खेला? पहले प्रिपेयर योर बॉडी। अभी मेरे पास क्रिकेटर टीम्स पूरी आ रही है। कल मैं एवाईसी के इसमें थी, क्रिकेट टूर्नामेंट में। हर बंदे की बॉडी स्टिफ थी। क्यों स्टिफ थी? बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर बॉडी जैसे हमें चाहिए। ऐसा वही नहीं, बहुत जगह, एवाईसी तो मेरा ही क्लब है, खैर मैं उसकी मेंबर हूँ। तो इस तरीके से बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं, बट बॉडी को प्रिपेयर करें खेलने से पहले, वार्म अप करें, कूल डाउन करें, देन खेलें, तो आधी बीमारी नहीं लगेगी। जिम जा रहे हैं हम एक्स्ट्रा, अरे इसने इतने घंटे दौड़ा तो मैं इतने घंटे दौड़ूंगा, फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड देन वर्क ऑन योर बॉडी। क्योंकि सबका शरीर अलग होता है और अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इग्नोर भी करते हैं। जैसे कि कोई पीसी के सामने घंटों घंटे बैठा है, बैक में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, बॉडी पे स्ट्रेस है, लेकिन और उस तरीके को आगे फिर भी बढ़ाते जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो उनके लिए मतलब क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है? देखिए, जो पीसी के सामने अपनी बॉडी इग्नोर कर रहा है, वो मैक्सिमम लोगों को डिस्क बल्ज कॉमन हो चुका है, स्पॉन्डिलाइटिस कॉमन हो गया है, एंजाइटी फैक्टर कॉमन हो गया है, नी प्रॉब्लम कॉमन हो गया है। ये प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, बट श्योर। और मोबाइल यूजर्स के लिए सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम। तो इस जैसे कि आपने कहा इससे प्रॉब्लम तो आएगी, तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, इसका सबसे बेस्ट उपाय है, जैसे आप बैठे हैं 1 घंटा, 1 घंटे के बाद 1 मिनट उठ के बैक की स्ट्रेचिंग करें। सिंपल एक्सरसाइज आई विल गाइड, ठीक है। दूसरी चीज़, गर्दन की एक स्ट्रेचिंग कर लें, वो तो आप पीसी में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सारी मसल्स को रिलीज करना, आइसोमेट्रिक कर लें, ठीक है। तीसरी चीज़, जिस समय आप बैठे हैं पानी का सिप लेते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी इनटेक करते रहे, एकदम ज़्यादा मत पीजिए, बट थोड़ा थोड़ा पीते चले जाएं। खाने का जब आपका टाइम आया, उस समय कम से कम फ़ोन को साइड में रख दीजिए, खाने पे फोकस कीजिए। ये भी बेसिक टिप्स है, अगर ये भी करें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद में भी काफ़ी लोग हैं जो घर में नॉर्मली बैठे होते हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, बैक का प्रॉब्लम है और पैरों की प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं उनको, और एज फैक्टर भी होता है। तो कितने से आपका ट्रीटमेंट आप करते हो, तो स्टार्टिंग एज और लिमिट कितना है कि आप उनको भी क्योर कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास अभी सबसे एजेड पेशेंट 99 के करीब के हैं, और जो 99? यस, और सबसे छोटा पेशेंट मेरे पास 2 महीने 3 महीने के भी चलते हैं। सो एज इज लाइक, किसी भी एज में किसी का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। योगा कितना बड़ा रोल इसमें प्ले करता है क्योर में, आपके ट्रीटमेंट में? देखिए, योगा बहुत ही परफेक्ट वे है अपनी बॉडी को समझने का, लेकिन हर योगा हर बंदे के लिए नहीं है। जैसे मेरे पास स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज के पेशेंट है और वो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, प्रॉब्लम आएगी। कोई भी योग करना है, अपनी बॉडी को समझिए, आपकी बॉडी के लिए कौन सा योग बना है वो समझिए, एंड देन डू इट। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या कहना चाहोगे कि जितने भी एक्सरसाइजेज हैं लोग करते हैं, एक दूसरे को देख के करते, कहीं यूट्यूब कहीं कहीं से देख लेते, लेकिन क्या लगता है कि प्रोफेशनल गाइडेंस में ही करना बहुत नेसेसरी होता है? देखिए, तो खुद को अगर नुकसान हमने करते हैं। अपनी बॉडी को नहीं समझा, अभी मैं हूँ, मेरे को मालूम है कि मुझे एक स्ट्रेचिंग बहुत खींचने से स्पाइन में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, तो मैंने मेरी बॉडी को समझा ना। अभी मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक आम आदमी कैसे समझेगा? सबसे पहले अपनी बॉडी को डायग्नोज कराइए, आपकी कौन सी मसल वीक है, उस मसल की स्ट्रेंथनिंग के योगास कीजिए, उसके बाद धीरे 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 बढ़ाएं। दैट इज़ द बेस्ट वे। तो कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है, अगर उसकी गाइडलाइन में हम कुछ करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और कहते हैं ना, अत कचरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, कुछ ना कुछ ले डूबता है। और जैसे लोगों को स्लिप डिस्क है या जैसे स्ट्रोक का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, उनका ट्रीटमेंट तो चलता ही है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब डॉक्टर्स होते हैं तो मेडिसिन लिखने के बाद वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करते हैं कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए और
बॉडी का एक्सरसाइज कीजिए जो बहुत कंपलसरी है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है मेडिसिन के साथ में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है? जी, दोनों चीज़ें अभी की डेट में हमारी लाइफ़स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन्स भी ज़रूरी है, थेरेपी भी ज़रूरी है, डाइट भी ज़रूरी है, मतलब सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिक्स करके कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे उसका रिज़ल्ट रहेगा। एक अकेली चीज़ या एक अकेली मेडिसिन भी क्योर नहीं कर पाएगी, एक अकेली थेरेपी भी क्योर नहीं कर पाएगी, एक अकेला आयुर्वेद भी क्योर नहीं कर पाएगा। हमें मिक्स करके वी हैव टू डिज़ाइन द थेरेपीज़, सभी को मिलके काम करना पड़ेगा। नेसेसरी है। या तो जो लोग जैसे कि अभी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और वो ट्रीटमेंट करवाने में इंटरेस्टेड है, आपसे मिलना चाहते हो, तो उनके कुछ प्रीवियस रिपोर्ट्स लेके आना पड़ेगा उनको आपके पास, या डायरेक्टली भी आके जो भी आपसे शेयर कर सकते हो? वो डायरेक्टली भी मेरे पास आ सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे एमआरआई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो मैं खुद ही डायग्नोज़ करके बता देती हूँ। बाकी अगर मुझे चेक करना है कितना ज्ञान है तो दे कैन कंपेयर बोथ टुगेदर और दैट्स इट। और किसी को कांटेक्ट करना या आना है तो कहाँ पे मतलब आपसे मिल सकते मैं हैं? पुणे में बैठती हूँ, मेरा क्लिनिक कोथरूड में है। मेरा एड्रेस जानने के लिए गूगल पे डॉक्टर सुरभि धानवाला कोई भी सर्च करे तो नंबर और एड्रेस आ जाएगा। और मुंबई में अगर कोई रहता है तो मुंबई में लगभग 15 दिन में एक बार विजिट करती हूँ, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। कोई आपका वेबसाइट है या जैसे किसी इंस्टा है जिसपे कोई टच में आ सकते हैं, या जी। वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट भी डॉक्टर सुरभि धानवाला, जी, डॉक्टर सुरभि धानवाला जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे मेरी डिटेल्स आ जाएंगी, वेबसाइट आ जाएगी और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, और उसी के थ्रू फ़ोन पे जान सकते हैं कि मैं किस डेट में पुणे कहाँ पर अवेलेबल हूँ, या इंस्टा पे भी सर्च करने पे मिल जाएगा। मालूम मुंबई का कोई पेशेंट पुणे आ रहा है आपसे मिलने के लिए, तो अपॉइंटमेंट लेकर आए, क्योंकि उनका टाइम भी ना वेस्ट हो और कम टाइम में आपसे मिल जी, सके। अपॉइंटमेंट कंपलसरी है कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि डायग्नोज़ क्लिनिक में कितने भी डॉक्टर्स हैं, डायग्नोज़ मैं पर्सनली करती हूँ, ट्रीटमेंट डिज़ाइन मैं खुद ही करती हूँ। तो जाते थे कोई टिप देना चाहोगे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए, कोई टिप दे दीजिए? देखिए, एक तो खाने का ध्यान रखें, 3 व्हाइट, आप मैदा जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, चीनी की जगह आप खांड यूज़ करें, आप नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ करें, पहला ये। दूसरी चीज़, पानी का पूरा ध्यान रखें। पानी का एवरेज क्या होता है, अगर कोई इंसान 20 किलो का है तो 1 लीटर पानी, 40 किलो का है तो 2 लीटर पानी, 60 किलो का है तो 3 लीटर पानी, इतना हमारी बॉडी को चाहिए। बॉडी 70% पानी से मिलके बनी है। आप अपने खाने के टाइम का ध्यान रखें, 30 मिनट मिनिमम आप खाने में दीजिए। चौथी चीज़, रात का सोने का ध्यान रखिए, 12 बजे से 4 बजे की हेल्दी नींद बहुत ज़रूरी है। अभी आईटी वाले जो नहीं सो पा रहे वो उसका कुछ नहीं कर सकते, बट नॉर्मल लाइफ में स्क्रीन को आप अपने आप से दूर रखने की कोशिश करें। अगर आप 10 बजे बेड में जाना चाह रहे हैं तो 8 बजे आप अपना फ़ोन साइड में रख लें। अगर इतना भी करते हैं तो इट्स वेरी इफेक्टिव। सुरभि जी, मनोरंजन कट्टा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।